हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने घटना चक्र के पार्ट 25 को करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने घटना चक्र सीरीज को देख लेते हैं। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया फर्स्ट में हमारा। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। उद्भवन काल का मतलब होता है भाई इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आप लोग समझते हैं, जब जो है कोई डिजीज अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर दे तो उसे ही भाई उद्भवन काल कहा जाता है। तो उद्भवन काल क्या होता है कि जब किसी भी डिजीज का लक्षण दिखना शुरू हो जाए उसे ही उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो भाई पूछा है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितने दिन का होता है। तो 56 से 60 दिन, 30 से 80 दिन, 180 दिन, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन था। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो हेपेटाइटिस बी का है वो 30 से 180 दिन का है। एंड फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन आपके टीआरई 3 के एग्जाम में देखने को मिला था। बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन मिला है। आई होप टीआरई 4 में ये क्वेश्चन आ जाए। अब क्या क्वेश्चन था ये पहले देख लो आप लोग। देखो, पहले तो जो हेपेटाइटिस होता है भाई, ये कैसा है डिजीज है, तो ये वायरस से फैलने वाला डिजीज है। ठीक है, तो वायरल डिजीज है। तो वायरस से फैलने वाला ये बीमारी है। किससे फैलने वाला बीमारी है, तो वायरस से फैलने वाला बीमारी है। इस बात को ध्यान रख लेना। तो हेपेटाइटिस जो है वायरस से फैलने वाला बीमारी है। और हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है अब ये भी आप लोग जान लो। तो देखो, हेपेटाइटिस 3 टाइप के होते हैं, ए, बी और सी। हेपेटाइटिस 3 टाइप के, ए, बी और सी। और जो ए हेपेटाइटिस है भाई, ये पानी से फैलता है। किससे फैलता है, तो ये जो फैलता है तो ये पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है पानी से फैलता है, और बी और सी जो होता है ये दोनों ब्लड से फैलता है, खून से फैलता है। ठीक है, तो भाई हेपेटाइटिस ए पानी से फैलता है और बी और सी जो है वो ब्लड से फैलता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हेपेटाइटिस बी या सी, ऐसे ही दोनों में से एक कोई दिया हुआ था कि ये किससे फैलता है। तो जो भाई ये जो है ब्लड से फैलता है, और ए जो है वो और पानी और खाना से फैलता है। पानी के साथ खाना भी याद रख लेंगे। तो पानी खाना से जो है हेपेटाइटिस ए फैलेगा, और बी और सी जो है ब्लड से फैलता है। और हेपेटाइटिस जो है भाई, ये मेनली आपके जो है लीवर को खराब करता है। लीवर को खराब करता है हेपेटाइटिस जो है ना, लीवर को खराब करता है, मतलब यकृत को खराब कर देता है आपके। तो हेपेटाइटिस ए, बी या सी हो, वो आपके यकृत को अफेक्ट करता है, यकृत को खराब करता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। और हेपेटाइटिस जो होता है भाई, ये एचपीवी वायरस से फैलता है। तो एचपीवी वायरस से फैलता है। वायरस से क्या होगा, तो फैलता है। तो हेपेटाइटिस किससे फैलता है, तो एचपीवी वायरस से फैलता है। इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। तो यहां पर मैंने हेपेटाइटिस से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया है। जो भी क्वेश्चन हेपेटाइटिस से बन सकता था वो मैंने डिस्कस करा है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है ए, बी और सी। तो चलिए भाई फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हेपेटाइटिस किससे फैलने वाला डिजीज है, तो वायरस से फैलने वाला डिजीज है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। पूछा है रक्त कितना होता है, टोटल ब्लड कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। 5 से 6 लीटर, 2 से 3 लीटर, 8 लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये सभी जानते होंगे 5 से 6 लीटर जो होता है वो ब्लड होता है किसी के शरीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है। तो कौन, मतलब यहां जो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा गैस जो है वातावरण प्रदूषण माना जा रहा है। ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो भाई जो वातावरण प्रदूषण यहां पे माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड होने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोग जो है ना एक एयर कंपोजिशन को जरूर याद रखेंगे। एयर कंपोजिशन मतलब कि जो हवा का जो संगठन होता है वो याद आपको जरूर रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिला था आपके टीआरई 3 में। तो हो सकता है टीआरई 4 में आ जाए। तो एयर कंपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो एयर कंपोजिशन किसका किसका याद रख लोगे आप लोग। पहले तो याद रख लो नाइट्रोजन, कि अगर जो नाइट्रोजन जो होता है हवा में, तो भाई नाइट्रोजन कितने परसेंट रहता है, तो नाइट्रोजन जो है 78% जो है नाइट्रोजन रहता है आपके हवा में। हवा में कितना परसेंट नाइट्रोजन रहता है, तो 78% नाइट्रोजन रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है हवा में, तो भाई ऑक्सीजन जो है 21% जो है ऑक्सीजन रहता है। आर्गन अगर पूछ ले कि आर्गन कितना रहता है हवा में भाई, तो ये 0.96 से जो है 1% रहता है, 0.96 to 1%। ठीक है, आर्गन।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना परसेंट रहता है तो 0.03%। और जीरो कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा गया था आपके इसमें क्या कहते हैं टीआरई थर्ड में जो है आपका जो ये पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट रहता है, ये पूछा गया है आपके टीआरई थर्ड में। अगर आपसे पूछ ले भाई कि टेरेस गैसेस कितने रहते हैं, कितने परसेंट रहते हैं, तो टेरेस गैस जो रहते हैं भाई वो 0.01% आपको याद रखते हुए चलना है। तो एयर कंपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। एयर कंपोजिशन से हो सकता है टीआरई फोर्थ में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो एयर कंपोजिशन जरूर याद रखिएगा आप लोग। ओके भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये आपके जो है टीआरई कहता हूं यार, बीपीएससी 70 का जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया था, उस दिन मैं इसका प्रूफ नहीं ला पाया था क्योंकि उस दिन मैं ढूंढ नहीं पाया था। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं इसका भी प्रूफ आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। उस दिन आपको 35 प्रूफ दिए थे, 35 प्रूफ मैंने दिखाया था अपने 5 जनवरी वाले वीडियो में कि आपके 70 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें 35 प्रूफ मैंने दिया था कि वो मेरे क्लास नोट से आए हुए थे। और जो प्रूफ एक दो बचे हुए थे तो मैंने कहा था कि आपको जो है प्रूफ में लाकर दूंगा। और ये देखिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये देखिए मैंने अपने क्लास में कराया था इसे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, देखिए कराया है ना। ये क्वेश्चन देखो यहां पर आया हुआ है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम यहां पर भी आपके बीपीएससी 70 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और मैंने उस दिन आपसे कहा था 5 जनवरी का जो वीडियो मैंने कौन सा क्वेश्चन मेरे एग्जाम से क्या कहते हैं यार, मेरे जो नोट से फंसा है उसका मैंने एक वीडियो 5 जनवरी को बनाया था। तो वहां पर मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि 35 क्वेश्चन जो है मेरे क्लास नोट से फंसे थे। और भी क्वेश्चन थे जिसका मैं प्रूफ नहीं उस दिन ला पाया था क्योंकि टाइम लगता है ढूंढने में, तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं ला पाया था। तो आज मुझे ये फिर 2 प्रूफ मिले, तो आज फिर से मैं ये 2 प्रूफ आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष देखिए, ये मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स था और इसका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, और ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। और ये भी मेरे जो है नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स का क्वेश्चन है। देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था, तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष इसमें बने थे। यहां पर मैंने डिस्कस करा था। आप लोग अगर मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला भी होगा मेरे वीडियो में, और एग्जाम में देखो डायरेक्ट टकराया है बीपीएससी 70 के री एग्जाम में। तो भाई अगर आप लोग टीआरई फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे सेशन को आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे सेशन से, क्योंकि मैं यहां पर डिटेल डिस्कशन कराता हूं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैंने जो डिटेल कराया है, जो भी डिटेल मेरा लिखा होगा, नोट्स अच्छे से बनाया होगा कॉपी में, उसको फायदा मिला होगा। और देखिए यहां पर मैंने राजेंद्र प्रसाद डिस्कस भी किया था और राजेंद्र प्रसाद देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो क्या कहते हैं कितने क्वेश्चन मेरे फंसे हैं नोट से, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज आप लोग एक बार 5 जनवरी का वीडियो जाके चेक जरूर कीजिएगा। वहां पर मैंने सभी क्वेश्चन का प्रूफ लगाया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से फंसा है, और वहां पर मैंने 35 क्वेश्चन का आपको प्रूफ दिया था। और यार ऐसे तो फंसे हैं क्वेश्चन 45 से 50 क्वेश्चन जो है मेरे क्लास नोट से फंसे हैं, बट वहां पर मैंने 35 क्वेश्चन का आपको प्रूफ दिया था, क्योंकि और प्रूफ मुझे ढूंढने में टाइम लगता था तो इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा था। और 2-3 प्रूफ आज भी लेकर आया हुआ हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। इस वीडियो को तो जरूर देखेंगे, 5 जनवरी वाले वीडियो को आप लोग जरूर जाकर के देख लें। वहां पर मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से मेरे नोट से फंसा है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां पर विटामिन सी की कमी से होता है, तो भाई विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है। वेरी स्कर्वी मीना माता नर बाध्यता, बीपीएससी 2018 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके लिए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है भाई, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन सी का जो है आप लोग विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम भी जरूर याद रखेंगे। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है भाई वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सोर्स क्या है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं भाई, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जितने भी, वो जो होते हैं विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट हैं, वो विटामिन सी के क्या हैं, तो वो सोर्स हैं भाई, सोर्स। खट्टे फल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आप लोग याद रख लो नींबू,
संतरा, ये सब याद रख लो आप लोग। जितने भी खट्टे फल आते हैं वो विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। बेरी बेरी से आप लोग याद रख लेना भाई कि विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी डिजीज होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है। एंड B1 का रासायनिक नाम जो है थाइमिन है, थाइमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन, इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। मीना माता जो है भाई वो मरकरी, अगर मान लो आपके वाटर में मरकरी ज्यादा हो जाता है तो आपको मीना माता डिजीज जो है हो जाएगा, मीना माता डिजीज। और मीना माता डिजीज जो है पहली बार जो है जापान में देखने को मिला था। मीना माता डिजीज सबसे फर्स्ट टाइम जो है जापान में देखने को मिला था। एंड मीना माता डिजीज जो है मरकरी के ज्यादा होने से आपका हो जाता है मीना माता डिजीज, ठीक है। नर बाध्यता जो है भाई, तो नर बाध्यता मतलब कि स्टेरिलिटी जो होता है वो नर बाध्यता जो है विटामिन ई के डेफिशिएंसी से नर बाध्यता होता है। नर बाध्यता, विटामिन ई की कमी से नर बाध्यता स्टेरिलिटी होता है। और विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, टोकोफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को। और विटामिन ई की कमी से नर बाध्यता स्टेरिलिटी हो जाएगा, आपको बेबी होने में दिक्कत होता है भाई, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लियो। एंड इसका जो सोर्स होता है तो बटर और घी जो होते हैं इसके अच्छे सोर्स होते हैं। बटर और घी जो है विटामिन ई के अच्छे सोर्स होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है भाई? तो हेमोग्लोबिन आपसे पूछ लिया है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 2018। तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। एंड इसका एक कार्य ये भी याद रख लेना भाई कि हेमोग्लोबिन के वजह से जो है ना ब्लड जो है वो आपका रेड होता है। ब्लड जो आपका रेड होता है, लाल होता है, वो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही होता है। ब्लड लाल जो होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा भाई, अगर आपसे पूछ ले, मुझे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि टमाटर का लाल रंग जो होता है, टमाटर का लाल रंग वो किस पिगमेंट के कारण से होता है? तो टमाटर का लाल रंग वो किस पिगमेंट के कारण से होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है भाई वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। लाइकोपिन नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन में भी आ जाए इससे डायरेक्ट। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि गाजर का लाल रंग क्यों होता है, गाजर का लाल रंग होता है वो किस पिगमेंट के प्रेजेंट के कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, कैरोटीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपसे पूछ ले कि एप्पल का जो लाल रंग होता है या फिर वायलेट रंग का होता है लीची, या फिर ओनियन जो होता है भाई, ओनियन, एप्पल, लीची, ओनियन, ये सब जो लाल और वायलेट रंग के हो जाते हैं, लाल और वायलेट रंग के हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, किस पिगमेंट के कारण? तो एप्पल, लीची, ओनियन ये सब का जो, या फिर बीट रूट अगर आपसे पूछ ले, बीट रूट, तो ये सब के लाल रंग और वायलेट रंग ये किस पिगमेंट के कारण से होते हैं? तो ये होते हैं एंथोसाइनिन के कारण से, एंथोसाइनिन के कारण से, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण से एप्पल, लीची, ओनियन, बीट रूट ये सब का लाल या वायलेट रंग होता है। वायलेट मतलब बैंगनी, तो बैंगनी रंग जो है एंथोसाइनिन के वजह से होता है। अगर पूछ ले आपसे भाई कि क्या कहते हैं उसे, पपीता, अगर पूछ ले कि पपीता का पीला रंग किस पिगमेंट की वजह से, तो पपीता का पीला रंग जो होता है भाई वो पपाइन पिगमेंट की वजह से होता है, पपाइन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से हो जाएगा, बताओ? हल्दी का पीला रंग, तो भाई ये कुरकुमीन की वजह से हो जाएगा, कुरकुमीन, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन की वजह से होता है, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डायस में भी संगत होना चाहिए। तो ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है भाई जब आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, डोनेट करते हो, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी में जब ब्लड दिया जाता है तो उसे ही ट्रांसफ्यूजन कहता है। तो ट्रांसफ्यूजन में जो है रक्त के प्रकार में नहीं बल्कि डायस में भी संगत होना चाहिए। तो देखो, पहले तो मान लो कि अगर ए टाइप का ब्लड है तो उसको ए टाइप का, तो रक्त का प्रकार एक होना चाहिए, ये तो कंफर्म बात हो गई। उसके बाद क्या कहता है कि और क्या चीज में संगत होना चाहिए? आरएच कारक, सफेद कोशिका की संख्या, लाल कोशिका की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आरएच कारक में भी जो है उसका चेक कर लेना चाहिए कि आरएच फैक्टर उसका कौन सा है। तो आरएच फैक्टर को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। एंड जो है ब्लड का कौन सा टाइप है वो भी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस को पूरा किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो
ये भी आपके बीपीएससी 70 का क्वेश्चन है, बीपीएससी 70 री एग्जाम का क्वेश्चन था भाई। और ये देखिए डायरेक्ट मेरे जो है नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। और देखिए मैंने ये कराया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो यहां पर मैंने क्या पूछा था, इसका अध्यक्ष के बारे में मैंने यहां पर क्वेश्चन में दिया था। बट देखिए जब मैंने डिटेल डिस्कशन कराया तो इसका डेट भी आपको बताया था कि अक्टूबर 1920 में मुंबई में जो है इसका गठन हुआ था। ये भी मैंने यहां पर कराया था आपको। तो आप समझ सकते हैं भाई कि डिटेल डिस्कशन कितना जरूरी है आपके लिए। तो अगर मैं किसी का भी डिटेल डिस्कशन करा रहा हूं तो उसे आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं भाई, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नोट्स बनाएगा उसी को फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट जो डिटेल डिस्कशन मैंने कराया है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो डिटेल डिस्कशन देखना इंपॉर्टेंट है एंड नोट्स बनाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स जरूर बनाएं आप लोग। तो अक्टूबर 1920 देखिए मैंने यहाँ पे डेट भी दिया था और डेट से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं आप लोग, ध्यान से बनाएं, फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में, इसका मैं फुल गारंटी आपको देता हूं। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया? मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम, विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट है, मे बी कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो भाई इसका जो स्थापना जो है विलियम जोन्स ने करा था। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करा था। कब करा था? तो 1784 में करा था, 1784 में। और कहां पर करा था भाई? तो कोलकाता में करा था। कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करा है 1784 में, सर विलियम जोन्स ने करा है। बीपीएससी टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन ये पूछ रखा था बीपीएससी वालों ने भाई। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भाई नारी आंदोलन अगर पूछ ले आपसे किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले। तो नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है। ज्योतिबा फूले से एक बात याद रख लेना आप लोग, सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने करा है। और कब करा है? तो 1873 में। डेट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एंड इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, बुक लिखा था भाई, वो गुलामगिरी। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपके बीपीएससी 70 के री एग्जाम में पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में पहले भी कराया था। और फिर देखिए आज फिर से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपके 70 री एग्जाम में पूछा गया था। और गुलामगिरी 1872 में लिखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई तो भाई 1857 की क्रांति में जो है वो आपकी झांसी से जो है विद्रोह का नेतृत्व करी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व करी थी। सरोजनी नायडू जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की फर्स्ट जो थे भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये सरोजनी नायडू। एंड एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पूछ ले कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाती है सरोजनी नायडू। भारतीय वर्ड अगर आ जाएगा भाई तो आपको सरोजनी नायडू के साथ चला जाना है फिर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी मैंने बताया एनी बेसेंट। ओके, और अगर प्रथम भारतीय आ जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले भाई तब सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब हो जाएगा क्या? तो सरोजनी नायडू। ओके, कस्तूरबा गांधी से क्या याद रख लेना है? तो गांधी जी की वाइफ थी, गांधी जी की क्या थी? ये पत्नी थी, गांधी जी की वाइफ थी सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। एंड अरुणा असफ अली से याद रख लियो आप लोग, वयोवृद्ध महिला से याद रख लेना अरुणा असफ अली को। अरुणा असफ अली जो है वयोवृद्ध महिला थी। बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भाई थियोसोफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, इसको ले लो इंपॉर्टेंट में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावात्स्की, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, शौकत अली। बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। मैडम ब्लावात्स्की तो
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़ी हुई थी। और साथ में एक याद रख लेना भाई, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट भी याद रखना है इसके साथ में, मैडम ब्लावास्की एंड कर्नल ऑलकॉट, ऑलकॉट। तो मैडम ब्लावास्की एंड कर्नल ऑलकॉट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ कब है, तो ये हुआ है 1875 में। और कहां पर हुआ है भाई, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। इस बात को ध्यान में रख लेना है आपको। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में हुआ है, मैडम ब्लावास्की एंड कर्नल ऑलकॉट के द्वारा हुआ है। दो बात को ध्यान में आपको रखते हुए चलना है मेरे भाइयों। स्वामी विवेकानंद से क्या याद रख लियो आप लोग, याद रख लियो आप लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है भाई, इसका जो है स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करा है। कब, तो 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद। गांधी जी से याद रख लेना एक बुक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इन्होंने जो है एक संघ का स्थापना करा था, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने करा था भाई, तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने करा था 1932 में, हरिजन सेवक संघ। शौकत अली से क्या याद रख लेना है, शौकत अली वो शख्स थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था। तो एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र जो मुस्लिम थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिए थे, एकमात्र मुस्लिम जिन्होंने क्या किया था, तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया, अर्थी को कांधा दिया, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया वो शौकत अली थे। ओके भाई, नेक्स्ट, चिड़िया खान की प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो चिड़िया खान तो लो अयस्क खनन, तो भाई यही तो है चिड़िया खान की विशेषता, लो अयस्क खनन, बांध, पक्षी अभ्यारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं। आखिर ये चिड़िया खान है कहाँ, अब तो ये भी पूछ सकता है कि चिड़िया खान है कहाँ, तो भाई ये पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है चिड़िया की खान, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में चिड़िया खान है, इस बात को ध्यान में रख लेना। एंड यहाँ पे लो अयस्क खनन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेल चली, तो देखो सबसे पहले जो है रेल चली है भाई ये 1853 में चला है भारत में सबसे पहले रेल। और कब चला है 1853 में, तो 16 अप्रैल जो 1853 है इसमें भारत में सबसे पहले रेल चली, 16 अप्रैल 1853। और कितने किलोमीटर ये रेल चली थी भाई, तो ये 34 किलोमीटर रेल चली थी टोटल, ठीक है, 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। और कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक, थाने तक। और इस समय वायसराय कौन थे, जब पहला रेल चला 16 अप्रैल 1853 में, तो इस समय जो है ये किसके टाइम पर चला है भाई, तो ये वायसराय जो इस समय थे ये दलहौजी के टाइम पर चला है, ठीक है, दलहौजी के टाइम पर, दलहौजी सी। तो दलहौजी के टाइम पर जो है भाई सबसे पहले रेल चली है 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर ये रेल चली थी, 34 किलोमीटर, एंड मुंबई से थाने तक ये रेल चली थी, इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 1885 में याद रख लेना आप लोग क्या, तो कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ है, कांग्रेस का गठन। और 1886 का याद रख लेना कि एक ऐसा अधिवेशन जिसमें जो है ना, अधिवेशन था जिसमें बिहार से 2 लोग शामिल हुए, अधिवेशन 1886 का अधिवेशन वो अधिवेशन था, अधिवेशन जिसमें बिहार से 2 लोग शामिल हुए, जिसमें बिहार से 2 लोग शामिल हुए। बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, बिहार का बात को जरूर याद रखना है। बिहार से 2 लोग शामिल हुए, 2 लोग शामिल हुए थे, शामिल हुए। और कौन कौन शामिल हुए भाई, तो विश्वेश्वर सिंह एंड शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह 2 लोग शामिल हुए थे बिहार से इस अधिवेशन में, 1886 वाले अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है टीआरई 4 में आए एंड टीआरई 3 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एंड ये देखो बीपीएससी 1992 एंड 1993 में भी पूछा गया है, एंड टीआरई 3 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, 1 mm दे दिया हूं यार, 1 मीटर, 1.6 मीटर, 676 मीटर, 0.762 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो बड़ी लाइन की दूरी जो होती है 1.676 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। देखो
रेल गोज जो होता है मेनली जो होता है ये 4 टाइप का होता है भाई। तो रेल गोज कितने टाइप का होता है? तो रेल गोज 4 टाइप का होता है। इस तरह से याद रख लेना कि रेल गोज कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। रेल गोज जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं सारा टाइप अभी बता देता हूं आपको बस 1 मिनट में। पहले तो याद रख लेना आप लोग ब्रॉड गोज। ब्रॉड गोज जो होता है भाई, इसका जो 2 पटरियों के बीच का जो गैप होता है वो होता है 1.676 मीटर का। तो ब्रॉड गोज का 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होता है 1.676 मीटर का होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट टाइप आप लोग याद रख लेना एक मीटर गोज। मीटर गोज, और मीटर गोज के जो 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होता है। मीटर गोज का 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है। थर्ड आपको याद रख लेना है स्टैंडर्ड गोज। स्टैंडर्ड गोज, और स्टैंडर्ड गोज के 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होता है। इस बात को याद रखना है। तो स्टैंडर्ड गोज के 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होता है। एंड फोर्थ आप लोग याद रख लेना भाई मेट्रो गोज। तो मेट्रो गोज का 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वो होता है 1.435 मीटर। तो जितने भी मैंने गोज बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआरई फोर्थ के लिए। तो इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाए। तो रेल गोज 4 टाइप के होते हैं, ब्रॉड गोज, मीटर गोज, स्टैंडर्ड गोज एंड मेट्रो गोज। एंड जो 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है वो मैंने यहां मेंशन करा है, आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुल्तानपुर भाई चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम, गांधीनगर। तो ये गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ है भाई? तो गुरुग्राम जो है हरियाणा में होता है। गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। हरियाणा में गुरुग्राम है। भरतपुर से आप लोग याद रख लेंगे केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई ये भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम है। तो अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है बताओ? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या क्या कहते हैं यार, मैत्री। तो क्या है तीसरे शोध केंद्र का नाम जो है वो आपका है ये भारती हो जाता है। अंटार्कटिका में तीसरे शोध केंद्र का नाम भारती हो जाता है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति पूछा है आपसे कि किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो बता दो आप लोग किस में नहीं पाया जाता है परवाल भित्ति। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2019 में पूछा है ना, और ये टीआरई थर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आई होप कि जो टीआरई 4 होने वाला है आपका, टीआरई 4 में हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपको दे दे। तो बताओ परवाल भित्ति बताइए आप लोग। परवाल भित्ति आप लोग बता दीजिए कहां नहीं मिलता है, किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहां क्या दिया हुआ है? केम्बे की खाड़ी, उसके बाद दिया है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो भाई देखो ये क्या पूछा है? परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पहले बात तो आप लोग याद रख लेना कि केम्बे की खाड़ी ही वो जगह है जहां पे परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। तो केम्बे की खाड़ी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो केम्बे की खाड़ी में जो है परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है भाई। अब पूछा, अब देखो मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी में जो है परवाल भित्ति आपका पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में परवाल भित्ति पाया जाएगा। कच्छ की खाड़ी में भी जो है परवाल भित्ति पाया जाएगा। एंड जो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय है यहां पर भी परवाल भित्ति आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों जगह है जहां पे परवाल भित्ति आपको मिलेंगे, बट जो है केम्बे की खाड़ी आपको जो है वहां पे परवाल भित्ति आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।